जब दो या दो से अधिक समासिक पद, जब दो या दो से अधिक समासिक पद, दो या दो से अधिक समासिक पद कारक के चिन्ह को, कारक के चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाता है, उसे समास कहते हैं। तो हम यहाँ अगर ले सकते हैं राजा का पुत्र, तो बीच में का क्या है, का के की है, ये तो कारक का चिन्ह है। यह कारक का चिन्ह को छोड़ देगा। राजा का पुत्र क्या कहलाएगा, राजपुत्र बोल सकते हैं, राजपुत्र या राजपुत। तो बीच में अर्थ वही देगा, राजा का पुत्र हो या राजपुत बोले, अर्थ सेम ही है, लेकिन कारक का चिन्ह को छोड़ करके जब आपस में मिलेगा तो वह समास कहलाएगा। ठीक है, आपस में मिलेगा तो यह क्या कहलाएगा, समास। हो गया आपका राजपुत्र, राजपुत्र या राजपूत कह सकते हैं, राजपुत्र या क्या इसको लिख सकते हैं, राजपूत। राज समास के 7 भेद होते हैं। तो एक न समास है, न समास को अगर छोड़ दे तो 6 ही भेद होते हैं मुख्यतः। तो न समास भी हम लोग पढ़ लेंगे, पुराने हिसाब से 7 भेद और नए हिसाब से 6 भेद। ठीक है, नए दृष्टिकोण। तो यहाँ लिख देते हैं स्टार मार के, समास के 7 भेद होते हैं। इसमें थोड़ा मतभेद भी है, समास के 7 भेद होते हैं, कुछ कुछ की पुस्तकों में समास के 6 भेद दिए गए। ठीक है, हम लोग 7 को ही पढ़ लेते हैं ताकि वह जो छूट रहा है उसको पढ़ लेंगे। ठीक, नंबर 1 में आपका है अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। दूसरा अवयवी भाव समास है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्म धारय समास, विधि समास। एक जो ये 6 हो गया, एक 7वां का जो जिक्र हो रहा है यही है क्या, 9 समास, 9 समास। कितने हो गए, 7। चलिए, ये समास का 7 भेद हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, चलो हम लोग पहला पढ़ेंगे, कौन है पहला 1 नंबर में, अवयवी भाव समास। जिस समास का पहला पद अवयवी हो, अर्थात यथा, प्रति, आ, अली इस तरह से जुड़े हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। वही बात है, जिस समास का प्रथम पद अवयवी अर्थात यथा, प्रति, आ, अली से जुड़ा हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ, जिस समास का प्रथम पद अवयवी हो, अवयवी का मतलब क्या होता है, इसी तरह का शब्द जुड़ा रहेगा, यथा जुड़ा रहेगा, प्रति जुड़ा रहेगा, आ जुड़ा रहेगा, अली जुड़ा रहेगा, आगे में ये सब जुड़ा रहेगा, ये अवयवी है। कि मतलब कि इन्हीं सब शब्दों से जुड़े रहेंगे। जिस समास का प्रथम पद अवयवी यथा, प्रति, आ या अली से जुड़ा रहे, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति है, तो हम लोग बोलते हैं ना यथाशक्ति तथा भक्ति। यथा मतलब क्या अर्थ है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो यथाशक्ति मतलब हो गया शक्ति भर, शक्ति भर हो गया। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन हो गया, प्रति है यहाँ जुड़ा हुआ, यहाँ यथा है, प्रतिदिन मतलब हो गया प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन हुआ। प्रति व्यक्ति मतलब हो गया प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। अर्थात अवयवी भाव समास में ये अवयवी लगा रहेगा क्या, यथा, प्रति, आ, अली इस तरह का शब्द लगा रहे तो उसे हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। ठीक, और 2 नंबर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद प्रधान रहे और प्रथम पद गौण रहे, मौन रहे, ठीक है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। जिस समास का अंतिम पद प्रधान रहे उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। लोग कर दो। चलिए, जिस समास का अंतिम पद प्रधान रहे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण स्वरूप लिखेंगे, जैसे
राजा का पुत्र, अभी यहाँ है ना राजा का पुत्र, ठीक है, वही उदाहरण हम इसमें लेते हैं। राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र क्या हो गया, राजपुत्र। सेम उदाहरण लिए और इसी में से आप समझ लीजिए राजपुत्र। हम अगर ये बोलेंगे कि वह राजा का पुत्र है, तो राजा तो नहीं है, राजा का पुत्र है, मतलब प्रेजेंट में हम पुत्र की बात कर रहे हैं, राजा की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें दो पद हैं, देख लीजिए, ये पहला पद हुआ, ये बाद का पद हुआ। इसको पूर्व पद कहेंगे, इसको उत्तर पद कहेंगे। उत्तर माने बाद में, पूर्व माने पहले। तो जिस समास में कौन पद प्रधान है, अंतिम पद। अंतिम पद में कौन है, पुत्र। राजा का पुत्र का मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि राजपूत बोल रहे हैं या राजा का पुत्र बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम पुत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राजा की चर्चा नहीं कर रहे। इसमें अगर राजपुत्र, ये राजपुत्र है या यह राजपूत है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये राजा है। ये राजा का कौन है, ये राजा का बेटा है, राजा का पुत्र है। तो अंतिम पद प्रधान है। इससे जो हमारा अर्थ निकल रहा है, यह पुत्र के लिए अर्थ निकल रहा है, अंतिम पद के लिए अर्थ निकल रहा है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। तरह का अगर हम देशभक्त कहें, देशभक्त, देशभक्त कहे तो देश हो गया पूर्व पद और भक्त हो गया उत्तर पद। तो इसमें भक्त जो है, इसमें देश का भक्त इधर या उधर हो सकता है, देशभक्त है। तो इसमें कौन हो गया बताओ, इसमें आपका हो गया पुत्र, कौन हो गया, पुत्र। इसमें आपका कौन हो गया, भक्त। यानी देशभक्त, अगर वह देशभक्त है, वह देशभक्त है, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त है, तो देश भक्त है, देश तो है लेकिन देश का कौन है, भक्त है। तो प्रेजेंट में किसकी बात हो रही है, भक्त, देश के भक्त। यह उत्तर वाला पद जो है, बाद के जो पद है वह प्रधान है इसमें, उसका निष्कर्ष निकल रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष। चलिए तीसरा, आइए तीसरा बात बताइए कौन है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद प्रधान, उदाहरण देते हैं, आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे चलो बढ़िया लेते हैं हम लोग लोकल उदाहरण, दाल भात। तो दाल भी प्रधान, भात भी प्रधान। अगर हम बोले क्या खाए, तो दाल भात खाए, तो ऐसा तो नहीं ना कि दाल भात खाए। लेकिन अगर ये बोल दे कि भात उत खाए, तो भात तो खाए, उत तो नहीं खाए ना। उत क्या होता है, थोड़ा मोरा खाए, थोड़ा खाए, मोरा क्या खाए, ये तो नहीं है। तो दाल भात बोलेंगे तो दाल भी खाए और भात। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दाल और भात। तो देख लीजिए, दाल भी प्रधान, भात भी प्रधान। मार भात बोलेंगे, मार समझते हो ना, चावल का मार, तो मार भी खाए, भात भी खाए। मांस भात, साग भात ना, दाल रोटी, चूड़ा दही। अच्छा चलो, एक तो हो गया, दूसरा हो गया चूड़ा दही। बोलता है क्या खाए, तो चूड़ा दही। चूड़ा भी प्रधान, दही भी प्रधान, तो क्या लिख देंगे, चूड़ा और दही। तो इस तरह का शब्द जहां भी मिलेगा वह द्वंद्व समास होगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी प्रधान हो और दूसरा पद, दोनों का अर्थ निकल रहा, दोनों का अर्थ निकल रहा, उसे द्वंद्व समास कहें। इस तरह का शब्द, चूड़ा दही, दाल भात, मार भात, कॉपी कलम, ठीक है, जब दोनों का अर्थ निकल रहा हो, इन्हें की एक अर्थ छिपा हुआ। राजा का पुत्र अगर बोलते हैं राजपूत, तो राजपूत में पुत्र का भाव निकल रहा है, राज का अर्थ नहीं निकल रहा ना। लेकिन दाल भात में दाल का भी निकल रहा है, भात का भी निकल रहा है, मतलब दोनों पद जो लिखे हैं दोनों प्रधान है, इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। समझ गए इसको। द्विगु समास, ध्यान से सुनो। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक क्या, जिसे हम संख्या में भी लिख सकते हैं। त्रिभुज बोलेंगे तो तीन भुज, तीन भुजाओं का समाहार हो गया। पंचभुज बोलेंगे तो 5 लिख सकते हैं। षष्ठ भुज बोलेंगे तो 6 षष्ठ भुज में 6 भुज लिख सकते हैं ना। तो जिसमें हम अंक में भी उसको लिख सकते हैं, संख्या में भी लिख सकते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। लिख दी, पहले परिभाषा लिखते हैं कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास।
ये अच्छा से याद रखिएगा। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में, जैसे अगर हम त्रिभुज लिखें, क्या है यहाँ? त्रिभुज, त्रिभुज, पंचभुज, नवग्रह, और भी कई तरह के उदाहरण है। बोलिए त्रिभुज को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दे करके भुज, पंचभुज को लिख सकते हैं 5 दे करके भुज, नवग्रह, नवग्रह को लिख सकते हैं ऐसे नवग्रह। तो जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं।